हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम कर रहे हैं आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी को। जो लैंग्वेज हमने ली है वो है आपकी हिंदी में, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को कर चुके हैं। हमारा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, जो कि था आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्वेश्चन आंसर के लिए डिटेल्स आपको वीडियो जैन से मिलना शुरू हो जाएंगी। दिसंबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट कराकर आपको सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, प्लस वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे। वन शॉट वीडियो के लिए हम कल या परसों से उसको स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को करते जाएंगे। देखिए, आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो हमारा दूसरा चैप्टर है, जो कि है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, चैनल न्यू है तो चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इससे आप ही को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम देखते हैं आज जो हम वीडियो में देखेंगे, आज हम अम्ल, क्षारक और लवण को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज आपने मुझे बतानी है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट है, क्योंकि हमने देखा था जब भी कोई अम्ल या क्षार जो जब धातु के साथ क्रिया करते हैं, किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लवण के साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी आपकी निकलती है। लेकिन आपको कैसे पता कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, उसका कोई परीक्षण? तो हाँ, हमने उसके लिए परीक्षण को देखा था। तब आपने मुझे ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो एक विशेष परीक्षण है, उसमें जब हाइड्रोजन गैस का दहन होता है या वो जलती है, तब कौन सा साउंड निकलता है, कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि धातु कार्बोनेटों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल, तब क्या होता है। फिर हमने देखा था अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्षार अभिक्रिया करते हैं क्या होता है। बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, क्षार को देख चुके हैं। क्षार भी हमने देखा, क्षार को अगर हम उनकी घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होता है, आपका अल्कली क्षार कहलाते हैं, उन्हीं को हम क्षार बोलते हैं। वैसे बेसिकली दो वर्ड होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, क्षारक और क्षार। देखिए, क्षारक आप नॉर्मली वर्ड यूज कर रहे हैं बेस के लिए, लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो सारे क्या हैं, आपके क्षार हैं। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, अघुलनशील। हमने देखा था प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। आज हम देखेंगे कि मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही संकेतक बता दिए थे कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है या क्षार है। ये चीज के हम देखने के लिए, मतलब वो पदार्थ जो आपको अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता कराते हैं, वो सारे आपके सूचक कहलाते हैं। हमने देखे थे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए। आपको चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके लिए, तो आप शुरू से देखना शुरू करिए, तब आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। आज हम देखते हैं जो आपका, हमने देखा कि अब हमें ये तो पता चला, जब हमने संकेतकों का यूज किया, इस्तेमाल किया, तो हमें पता चला कि ये अम्ल है, ये अब कुछ बदलाव होंगे उसके अंदर, तो आपको पता चलेगा ये अम्ल है या ये क्षार है, आपको पता चल गया। ठीक है, बहुत सारी सिंपल चीजें भी हमने देखी। स्वाद में खट्टे जो होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देखी। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, या कौन सा क्षार कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। आपको एक चीज बताई जाए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों ही आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। आपको उससे बहुत सारे, जब भी यूज करना होता है, बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ करना होता है। अब देखिए, जो जितना अधिक, मैंने आपको बताया था क्षार और हम अम्ल को कैसे देखते हैं, मतलब आप देखते हैं सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन आयन देते हैं, और सभी क्षार क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तब मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी कि आप देखेंगे कि जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना प्रबल अम्ल है, जो जितना ज्यादा OH आयन देगा वो उतना प्रबल क्षार है। ठीक है, अब देखिए, आज हम देखेंगे एक आपका होता है सार्वत्रिक सूचकांक, सूचक या सूचकांक आप उसको बोल सकते हैं, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर।
अब ये आपको क्या बताता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं जो आपको उसके अम्ल की जो या क्षार की जो सांद्रता है उसके ऊपर कि वो कितना, कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, उसके में चेंज करके अपने रंगों में परिवर्तन से आपको दर्शाता है कि ये क्या है, ये अम्ल है ये क्षार है। इस नंबर पर आएगा उसमें आप देखिए। हम पढ़ने जा रहे हैं सार्वत्रिक सूचांक। किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है, जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बना है आपका सार्वत्रिक सूचांक। अभी ये वर्क कैसे करता है, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक सूचक के बारे में ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तब ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक होता है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो आपका विकसित किया गया है यही जानने के लिए कि कौन कितना अधिक आपका प्रबल अम्ल है या क्षार है। इसमें क्या होता है, आपको 0 से लेके 14 तक नंबर मिलते हैं, 0 से लेके 14 तक नंबर मिलते हैं, उसके आधार पर आप अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें पीएच का मतलब कैसे समझेंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, किसी स्केल में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पीएच स्केल बना, अभी मैंने आपको बताया 0 से कहां तक बना, आपका 14 नंबर तक बना। यहाँ बीच में कहीं आपका 7 आएगा, यहां से नीचे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा आपका 14। इस तरीके से आपका क्या है, एक स्केल विकसित किया। अब इससे पता कैसे चलता है, यहाँ पर देखिए, जिस पर कोई भी मतलब जो उदासीन होगा, जो कोई भी, ना ही वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, उदासीन आपका जो होता है उसका पीएच आपको मिलता है 7, वो 7 पीएच पर है। अब 7 से नीचे की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो ये सभी हैं आपके अम्ल, ये सभी क्या है, आपके अम्ल हैं। जब 7 से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सभी आपके क्या है, क्षार। यहाँ पर आप समझेंगे 7 से नीचे जो नंबर है आप इसको देखेंगे कि जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब 6 से 5 अधिक प्रबल अम्ल है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 या फिर 0.1, 0.2, ये जो नंबर होता है वो सबसे अधिक प्रबल, इतना खतरनाक एसिड होता है। जितना नीचे नंबर, मतलब जितना आप नीचे नंबर कम नंबर होगा वो उतना क्या होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा वो पदार्थ, जितना ज्यादा उसका पीएच कम होगा। नीचे जाने पर इतना ज्यादा खतरनाक कि आपके अगर स्किन पर उसकी एक बूंद भी गिर जाए तो वो सीधे उसको जला दे। इसी तरीके से जब आप 7 से ऊपर जाते हैं तब आप देखेंगे यहां से ऊपर जाने पर, इधर की तरफ जाने पर जितना नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, अच्छा क्षार होगा, क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होगा। आप पीएच स्केल में आगे लिख सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो देखिए लिखा गया है, किसी स्केल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहती है, ठीक है। अब देखिए आगे, इस शब्द में पी का अर्थ है, मतलब आप पी का आप देख सकते हैं, जो पी का अर्थ है वो जर्मन भाषा के वर्ड से लिया गया है। जर्मन भाषा में जो इसका वर्ड है पोटेंस, मतलब पुषांश, फिर जिसका हिंदी अर्थ है शक्ति। आप बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस पीएच स्केल में 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच का ज्ञात करते हैं। आप देखते हैं 0 से लेकर 14 तक आप पीएच ज्ञात कर सकते हैं। ये देखा ना, ये 0 है और यहाँ 14 है, तो पीएच आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 pH, 2 pH, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उदासीन कब होगा, आपका क्षारीय प्रकृति का कब होगा, ज्यादा अम्लीय प्रकृति का कब होगा, वो हमने देख लिया, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको माइंड में नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें 7 होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता
जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन या फिर आप हाइड्रोजन आयन इसको बोल सकते हैं कि उसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच कितना होगा, उतना ही कम होगा। अभी आपको बताया था 7 से नीचे, मतलब वो जब आपको जितना ज्यादा पीएच आपको कम दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता बहुत ही ज्यादा है, उसका पीएच उतना ही कम होगा। अब देखिए पीएच का 7 से 14 तक जब बढ़ता है तो विलयन में OH सांद्रता की वृद्धि को दर्शाता है। जब भी पीएच आपका 7 से लेके 14 तक बढ़ेगा तब ये क्या दर्शाएगा, OH की सांद्रता को, OH की बढ़ती हुई सांद्रता को दर्शाएगा। आप लिख सकते हैं OH की बढ़ती हुई सांद्रता को दर्शाएगा। ये है आपका पीएच स्केल, ठीक है। अब आपको देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, या आप सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल अम्ल। देखिए प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रबल क्षार में हमने देखा था जो जितना ज्यादा हाइड्रोनियम, जो जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन को जलीय विलयन में देता है वो क्या है, उतना ही प्रबल क्षार है। दूसरा जो जितना कम हाइड्रोक्साइड आयन को देगा वो उतना ही दुर्बल क्षार है। उसी तरीके से आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परिभाषा भी लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में आप लिख सकते हैं अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर उदाहरण हम देखते हैं तो उदाहरण है, अगर HCl हमने लिया है तो मतलब क्या है इसका, जब हम इसको जलीय विलयन में ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा, अगर हमने इसके 10 मोल लिए हैं तो ये पूरा का पूरा आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाएगा, उधर क्लोराइड आयन बन जाएगा, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए ये क्या होगा, एक प्रबल अम्ल होगा। ये क्या होगा, एक प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और ये प्रबल अम्ल का उदाहरण भी है, दूसरा भी देख सकते हैं H2SO4, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पर आपके एनसीईआरटी में आपको कुछ भरने के लिए दिया गया है, उनका पीएच आपको बताना है, विभिन्न का मतलब आपने पीएच बताना है। तो देखिए आपको दे रखा है लार के खाने में तो लगभग 7 होता है, खाने से पहले, मतलब आपकी लार का जो पीएच होता है वो खाने से पहले आपको बताना है, खाने के बाद। सबसे पहले मैं इसका लॉजिक आपको बताऊंगी। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं ये पीएच आपका डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, आगे का जो टॉपिक है वो हमारा यही है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो ये जो है ये आपने खुद से एक बार इसको मुझे भर के बताना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। आपको जो दे रखा है लार का पीएच बताना है खाने से पहले, खाने के बाद बताना है, नींबू के रस का पीएच बताना है। तो आपने एक बार ये खुद से मुझे नीचे ईमानदारी के साथ आपने कमेंट करना है। देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ने के लिए, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो चीजें बोली जा रही हैं भले ही वो छोटी हैं, लेकिन उसको करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा दैनिक जीवन में, अगर आप देखें पीएच का महत्व देखना है। दैनिक जीवन में क्या है आपका पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व नंबर 1 अगर पॉइंट देखें तो देखिए होगा, जीवित प्राणी केवल एक निश्चित परास के पीएच में ही जीवित रह सकते हैं। जो जीवित प्राणी हैं आपके वो क्या है, एक निश्चित है, मतलब वो इससे ज्यादा या इससे कम पीएच को सहन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि आपका जो ह्यूमन है, मनुष्य का जो पीएच होता है, शरीर का पीएच आप देखेंगे 7.0 या से 7.4 तक होता है।
इससे ज्यादा या इससे कम करने पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कोई भी जीवित प्राणी है, आप देखें कि जो जलीय प्राणी होते हैं, जो जल में रहते हैं, उनके पास क्या होता है, एक निश्चित पीएच में वो रह रहे हैं। जब अम्लीय वर्षा या कुछ ऐसा होता है, अम्ल वहां चला जाता है, तब क्या होता है, वो जीवन खतरे में आ जाता है, खत्म होने लगता है। तो मतलब कोई भी जीवित प्राणी है वो एक निश्चित परास में ही, जो पीएच की जो एक निश्चित परास है उसी में ही जीवित रह सकते हैं। उसके आगे या उसके पीछे, मतलब उसको बढ़ाने या कम करने पर उन पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि उनका जीवन खतरे में आ जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, उदाहरण लिया आपने मनुष्य का, जो पीएच है आपका 7.0 से 7.4 तक होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, फिर से वही आ गया है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपकी जो वर्षा है उसका पीएच मान आपको दिया गया है कि जब वो 5.6 से कम हो जाएगा, 5.6 है नॉर्मल है, लेकिन जब वो इससे कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अभी मैंने आपको बताया, अगर अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा और भी चीजों से, एसिड रेन आप जिसको बोलते हैं, वो प्रभाव कर रही है, आपके बुरे प्रभाव डाल रही है। लेकिन अगर आप उसका जीवों पर भी देखेंगे तो उस पर भी बुरा प्रभाव है, मृदा पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या होता है, जो खेत फील्ड्स वगैरह होते हैं उसमें जाकर इकट्ठी हो जा रही है और मृदा की उपजाऊता जो होती है, मतलब वो कितनी उपजाऊ है उसको भी कम कर रही होती है। दूसरी, जलीय जीवन को खतरे में डाल रही होती है। आपने देखा है कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी खराब कर रही है। मतलब दैनिक जीवन में आपका जो पीएच है उसका बहुत ज्यादा यूज है। फिर देखेंगे, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अभी आपको बताया ना कि कोई भी आप फसल, आपको देखें बहुत सारे बच्चे किसानों की फैमिली से होंगे तो देखेंगे कि एक निश्चित जो परास होता है पीएच का, अगर आपको एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी चाहिए तो वो उसको मेंटेन करके रखना होता है। क्या करते हैं, बहुत सारे आप उर्वरक डालते हैं, बहुत सारे केमिकल वगैरह यूज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे, इसलिए करते हैं। जो पीएच होता है इसके लिए आपको एक्टिविटी भी दे रखी है कि आपने अलग अलग एरिया की सॉइल लेना है, उसको पीएच को आपने देखना है। एक जहां पर बहुत ही कम पौधे आप देख रहे हैं, ज्यादा नेचुरली अगर आप इसको देखें कि बहुत ज्यादा पौधे नहीं उग रहे हैं, और एक उस जगह की मिट्टी लेनी है, दूसरी आपने उस जगह की मिट्टी लेनी है जहां पर आप देख रहे हैं बहुत ही हरियाली सी, बहुत अच्छे पौधे उग रहे हैं। तो आप पीएच में डिफरेंस देख सकते हैं, अलग अलग जगह की मिट्टी को लेकर उसके पीएच में डिफरेंस देखेंगे। अगर एक सही पीएच आप देखेंगे जो होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। फिर देखिए, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए HCl का निर्माण होता है। इसकी अत्यधिक मात्रा से उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो देखिए, आपके शरीर में है HCl अभी आपने पढ़ा कि क्या है, एक बहुत ही प्रबल अम्ल है। इतना ज्यादा प्रबल है कि अगर वो उसकी एक बूंद आपके शरीर पर गिर जाए तो वो उसको जला सकती है पूरा अंदर तक, फिर भी वो आपके शरीर में है। तो क्योंकि हमारे शरीर का जो आमाशय होता है ये उसमें पाई जाती हैं, जो पेट आप जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस होता है जो आपके शरीर की क्या करता है, या उस आमाशय की अंदर की तरफ उस आमाशय में श्लेष्मिका कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्म म्यूकस को बनाती हैं। वो जो श्लेष्म होता है वो आपकी सुरक्षा करता है इस HCl के प्रभाव से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, HCl का होना जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है, भोजन के पाचन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि HCl ज्यादा बन रहा है फास्ट के, आजकल तो नॉर्मल हो गया है ज्यादातर एसिडिटी वगैरह, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग हो गया है। तो उसमें क्या होता है, HCl अगर ज्यादा बने तो उसमें क्या होगा, आपको देखेंगे आपको जलन सी महसूस होगी, कुछ को यहाँ पर ही लगता है कि जलन हो रही है, कुछ अजीब अजीब से जो बोलते हैं टेस्ट आ रहे हैं, वापस आना आपको, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं डकार आ रही है, तो वो खट्टी मीठी आ रही है, तो वो होता है कि एसिड ज्यादा बन रहा है, या दर्द होता है पेट वगैरह में। तो आप इससे मुक्ति के लिए देखिए, इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, अम्ल है आपका HCl, क्या है, अम्ल है। अब आपने क्या करना है, अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं लवण बन जाता है, मतलब अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तब क्या होगा, क्षार अम्ल के प्रभाव को या अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देगा।
तब आप इसके लिए जब आपको दर्द या जलन जैसा हो रहा है तो आप यूज करते हैं एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, मतलब उसको अपोजिट जो होता है, अम्ल के प्रभाव को जो खत्म करे उस चीज को। तो आप इसमें देखते हैं आप यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड के रूप में। जब आपको जलन वगैरह होती है तब आप यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, लिख सकते हैं आप। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको आप क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखते हैं कभी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो आप इनो वगैरह का यूज करते हैं, तो उस इनो के अंदर आपका मतलब यही क्षार का कुछ वो होता है कि क्षार होगा तभी वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। या बहुत सारे सिरप आते हैं आप देख सकते हैं, तो उसमें क्षार का कुछ प्रभाव होगा जो अम्ल को खत्म कर रहा होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि है मुंह का पीएच जब आपका 5.5 से कम हो जाता है तब क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मुंह की सफाई के लिए क्षार या दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। ये अम्ल के प्रभाव को आप क्षार से खत्म कर सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हमने देखा था कि वो चीज जो बनती है वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है, मतलब क्षार अम्ल के या अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसी प्रकार आपका जो मुख है उसमें बहुत सारे आपको पता है बैक्टीरियाज हैं, तो मुंह की सफाई करना बहुत ही आम बात है, नॉर्मली सब करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इसका पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांत गिरने लगते हैं, उनका क्षय हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए फिर आपको क्षारीय मंजन कुछ भी ऐसा यूज करना होता है। डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको पीएच वगैरह चेक करके जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्षारीय मंजन यूज करने की सलाह देंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मधुमक्खी के डंक में या फिर नेटल जो पौधा होता है जो पहाड़ी एरियाज में मिलता है कि डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, जिसका इलाज बेकिंग सोडा का उपयोग करके किया जाता है। आपने देखा मधुमक्खी ने कभी काटा हो तब आप क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल है कि आप लोहे की किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, लोहे की किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आयरन है, जो लोहा है आप खुले में है वो, तो उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली है और क्या बना लिया है, ऑक्साइड बना लिया है। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है। जो अधातु के आपके ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं, लेकिन जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो देखिए जब आपको मधुमक्खी ने काटा तब क्या हुआ, उसने एक आपका मेथनोइक अम्ल को रिलीज किया जिसकी वजह से आपको जलन हुई। लेकिन जब आप उस पर कोई लोहे की चीज को रब करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, क्षार को, भले ही आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किसी क्षार को वहां पर रब कर रहे हैं। इसी तरीके से पौधा होता है, नेटल का जो पौधा होता है पहाड़ी एरियाज में मिलता है, उसमें भी क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे आपको कांटे कांटे से दिखाई देते हैं। अगर वो आपको चुभ जाए तो वहां भी वो भी मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, तो आपको जलन का अनुभव होता है। इसके लिए भी लेकिन आपको बता रखा है कि क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करके उसको क्या करा है, दूर किया जा सकता है। बेकिंग सोडा क्या है, आपका क्षार है। देखिए बहुत सारी चीजें आपने आगे पढ़नी है लवण के बारे में। उदासीनीय अभिक्रिया जो है उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लवण पर बढ़ेंगे। फिर हमने बहुत सारे लवणों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चंस आंसर के लिए हम आपका अलग अलग चैप्टर्स के बहुत जल्द से वीडियो शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उसको ज्वाइन करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।